Hello everyone, this is Vishakha Dagar. Coming up, next round of current affairs. और इस राउंड में लेकर आते हैं आपके लिए आज की इंटरनेशनल न्यूज़. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आज के इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या है आपके लिए जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. नाउ द फर्स्ट इन द न्यूज़ is that the Antonio Guterres gets a second term as a UN chief. तो वो दोबारा UN chief elect हो चुके हैं after it is approved by the UNSC. तो यहाँ पे लाइक व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज हाउ अ यूएन चीफ इज बीइंग इलेक्टेड. तो हम इसको डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. नाउ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ यूएन चीफ इज व्हाट अ सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. दैट मीन्स दो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है. एक तो आपका यूएनजीए रिस्पॉन्सिबल है, एक आपका यूएनएससी रिस्पॉन्सिबल है. राइट, एक आपका यूएनजी, तो यूएनजीए क्या करता है, ये तो अप्रूव करता है. राइट, और यूएनएससी बेसिकली इज द वन जो कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस को सबसे ज़्यादा यही रिस्पॉन्सिबल होता है. ना सेक्रेटरी जनरल सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू वीटो ऑफ द एनी 5 परमानेंट मेंबर. अगर इनमें से कोई भी एक मना कर दे जो 5 परमानेंट मेंबर है, कौन कौन है आपके? सबसे पहला है आपका चाइना, दूसरा है आपका रशिया, तीसरा है आपका यूके, चौथा है आपका यूएस और इसके बाद आता है आपका फ्रांस. तो ये 5 आपके परमानेंट मेंबर हैं. अगर इनमें से कोई भी एक मना कर देता है ना कि दिस इज नॉट, ही इज नॉट एलिजिबल और वी डोंट वांट हिम टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन, then that basically that person does not become member. और ये अब तक एक बार एक्सरसाइज किया था यूएस ने when he voted against शशि थरूर. शशि थरूर was to be nominated as like UN चीफ के लिए he stood up और इनको वहाँ पे he was asked to stand for the UN candidacy. But then what happened, US was supporting its own candidate. मतलब वहाँ पे he was supporting someone else and that's when he used his veto. That's why like it was used once, एक बार ये use हो चुका है. After which इनको 5 year की टर्म मिलती है. Any UN chief get the term of 5 year but with no limit. Like that means a person can be elected, re-elected. So that's why our current chief Mr. Antonio even got the second term. तो इनको second term इसलिए मिल गई क्योंकि कोई लिमिट नहीं लगा रखी है. Now let's understand the process in detail कि process होता क्या है. सबसे पहले क्या होता है, नेशन सेंड एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट टू यूएनएससी जो कि 15 मेंबर काउंसिल है, जिसमें से आपके 10 कौन होते हैं, 10 इज जो लाइक आप यहाँ से आप यूएनएससी को भी समझ लेंगे. यूएनएससी में 10 मेंबर आपके नॉन परमानेंट होते हैं और 5 आपके परमानेंट होते हैं. 5 परमानेंट मेंबर तो मैंने अभी डिस्कस कर लिए. जो नॉन परमानेंट होते हैं वो एवरी सेकेंड ईयर आपके कम से कम आधे इसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट होते रहते हैं. राइट ना, एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल बाद बदलते रहते हैं. सो यूएनएससी टेक्स अ सीरीज ऑफ लाइक स्ट्रो. सबसे पहले क्या होता है, इन द प्रोसेस पहले स्ट्रॉ पोल्स होते हैं टू डिसाइड द मोस्ट फेवर्ड कैंडिडेट. तो ये 15 मेंबर क्या करते हैं, अब आपने यस नो बोलेंगे तो यहाँ पे यस और नो नहीं होते, यहाँ पे होते हैं लाइक इनकरेज, डिस्करेज और नो ओपिनियन. सो इधर यू विल से यस, यू विल से नो, और आप बोलोगे कि नहीं मैं आई एम रिजर्विंग माई ओपिनियन और मुझे मतलब बताना ही नहीं है. इन दैट केस मतलब वोट इज नल एंड वाइट, उसको इंक्लूड नहीं करते. सो व्हाट हैपन इज and a person to be selected, usko like to be selected, that person has to get at least 10 out of 15 votes. That means 2/3 majority honi chahiye, only then a person is like passed by UNSC. तो UNSC तो उसको तभी elect करता है. That is one condition. Second condition is there should not be any discourage or no vote from any permanent member. सारे परमानेंट मेंबर की रजामंदी होनी चाहिए. तो इन 2 कंडीशंस पर ही अ पर्सन इज एक्चुअली इलेक्टेड इन यूएनएससी. दैट मीन्स आउट ऑफ 15, 10 मेंबर्स तो सब 10 मेंबर्स हैव टू से यस. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, उनकी तरफ से तो उनकी 5 की तरफ से यस होना चाहिए. राइट, तो वो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसमें से एक आध नो बोल दे तो चलेगा, पर वो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें से अगर एक भी नो बोलता है तो दैट पर्सन इज नॉट इलेक्टेड. राइट, सो दैट इज द कंडीशन कि 10 out of 15 एंड नो वीटो फ्रॉम अ परमानेंट मेंबर. आफ्टर यूएनएससी फाइनलाइजेज द कैंडिडेट, देन फॉर द कंफर्मेशन इट गोज टू यूएनजीए और उसके बाद यूएनजीए एक्चुअली एग्री कर ही देती है. It has like never happened कि UNGA has rejected any candidate that is being forwarded by the UNSC, then that person get the final seal, उसको मिल जाती है.
सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग आपका यूएन, लाइक हमने क्या समझा कि हाउ यूएन चीफ इज बीइंग इलेक्टेड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ यूएनएससी और यूएनएससी कैसे बनी होती है. यूएनएससी टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी हो. दिस इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन टर्म्स ऑफ इंटायर यूएन जो कि 6 ऑर्गन से बना है, जो कि कल ही मैंने डिस्कस किया था. एक जनरल असेंबली होती है 193 मेंबर स्टेट्स जहाँ पे सब लोग डिस्कस करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं इंपॉर्टेंट के बारे में. यूएनएससी होता है जो कि मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, स्पेशल इन टर्म्स ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी. किसी भी कंट्री पे एक्शन लेना हो तो भी यूएनएससी डिसाइड करती है. सेक्रेटेरिएट होता है जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. फिर आपका इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल होती है जो कि इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी और डेवलपमेंट के लिए काम करती है. फिर आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है. अगर किसी स्टेट वर्सेस स्टेट में कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है एंड दे टेक इट टू आईसीजे, देन आईसीजे एक्ट एज एन इंटरनेशनल कोर्ट एंड कैन डिसाइड इन दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट. और फिर आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है कि जब डीकॉलोनाइजेशन हुआ था तो कुछ कॉलोनीज में क्या था, गवर्नमेंट नहीं थी. तो उस ट्रांजिशन के लिए कि इनके पास गवर्नमेंट आ जाए, उस पूरे प्रोसेस को होने से पहले कॉलोनीज को एग्जिस्टिंग पावरफुल कंट्रीज के अंदर रख दिया गया था कि दे विल ओवरसी द ट्रांजिशन टू अ पीसफुल गवर्नमेंट. दैट मीन्स उनको मैंडेट बना देते थे. जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि पैलेस्टीन वॉज मैंडेट ऑफ ब्रिटेन. पैलेस्टीन को ब्रिटेन का मैंडेट बनाया गया था बिकॉज पैलेस्टीन में गवर्नमेंट नहीं थी. एंटिल अ गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन बी ब्रॉट इन पैलेस्टीन, इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटेन टू ओवरसी द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट टू अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. दैट मीन्स यही ट्रस्टशिप काउंसिल की मैंडेट थी, राइट. बट एवर सिंस डीकॉलोनाइजेशन, एपरेंट डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इसका मैंडेट खत्म हो चुका है, तब से लाइक इट इज नॉट बीइंग फुलफिलिंग एनी पर्पस. तो ये थोड़ी ऑब्सोलेट हो चुकी है, नॉट इन यूज राइट नाउ, राइट. नेक्स्ट इज ब्रिक्स अपोजेस द एक्सेप्शनलिज्म. ये चाइना अभी रिसेंटली वी वर टॉकिंग अबाउट कि ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है एंड इन दैट एंटायर मीटिंग like BRICS की statement was given on behalf of China, or China said too much on this platform, and that's why it is being in news. Even yesterday we talked about कि how China targeted the क्वाड ग्रुप को टारगेट किया जब उसको मिनी नाटो और एक मिलिट्री ग्रुप बोला. whereas we know कि नाटो is a military group, but Quad is not. Quad is not a military group. Apparent reasons said by the members, which are 4, that is India, Australia, US and Japan. The apparent reason is कि human resource human resource development के लिए, disaster management के लिए काम करता है. Now it talked about there's so many different interpretation and definition of multilateralism in the world. China is not happy with the Quad, और even आज की न्यूज़ में भी it is actually attacking the Quad only by calling Quad a selective multilateralism, कि ये multilateralism का example नहीं है, selective multilateralism है. अब यहाँ पे समझना ये है कि multilateralism क्या होता है. When two countries decide matter in between themselves, उसको bilateralism कहते हैं, राइट ना. जब आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो, और जब कंट्री 3 हो जाए तो ट्राइलैटरलिज्म कहेंगे, लेकिन जब कंट्री बहुत सारी हो जाए तो उसको मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं, जब वो साथ में मिलकर मैटर डिसाइड करते हैं. इसका एग्जांपल क्या है, यूएन. इन यूएन जैसे यूएनजीए में, इन व्हाट हैपन इन यूएनजीए, 193 मेंबर सिट टुगेदर एंड देन दे डिसाइड द मैटर फॉर द कॉमन वेलफेयर. तो इसलिए क्या होता है, इससे जो डिसीजन आता है वो सभी के लिए आता है, कोई एक कंट्री डोमिनेट नहीं करती, बिकॉज हर कंट्री के पास एक वोट है. 193 कंट्री हैं, हर कंट्री के पास एक वोट है और वो सब मिलकर अपना वेलफेयर डिसाइड कर रहे हैं. और देखो यूएनजी का रिजल्ट क्या था, यूएन ट्रीटी ऑन डिसआर्मामेंट, यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट. ये कैसी ट्रीटीज हैं, ये सभी के वेलफेयर के लिए, इसमें कोई एक डोमिनेट नहीं करता. तो इस तरीके के मॉडल को मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं. जैसे यूएनजीए है, इकोनॉमी के लिए क्या है, आपका डब्ल्यूटीओ है, आपका आईएमएफ है, आपका वर्ल्ड बैंक है. इसमें क्या है, इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीलैटरलिज्म. अब मल्टीलैटरलिज्म का सिंपल मतलब ये है 2 से ज़्यादा मेंबर, तो क्वाड भी मल्टीलैटरल हो गया. बट चाइना सेड कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली द मल्टीलैटरल मॉडल दैट वी आर सपोर्टिंग. इनफैक्ट हम भी यूएनजीए, डब्ल्यूटीओ वगैरह को सपोर्ट करते हैं. छोटे छोटे मल्टीलैटरल इस लाइक शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं, लाइक अलायंस के लिए ठीक है,
बट एट लॉन्ग टर्म यूएनजी इज अ काइंड ऑफ मल्टीलैटरलिज्म जो कि कोई भी कंट्री सपोर्ट करती है, बिकॉज इसमें वीकर कंट्रीज का भी ग्रेटर से होता है, अदरवाइज डोमिनेंट कंट्री डोमिनेट करती है कहीं पे भी, राइट ना. सो लाइक चाइना इज अगेंस्ट दिस एंड इन लाइक गार्ब ऑफ सिलेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म वो क्वाड को ही टारगेट करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इसमें क्या हो गया, इंडिया हैज बिकम बोथ पार्टनर एंड टारगेट. पार्टनर इन सेंस कि ब्रिक्स में तो इंडिया पार्टनर है, पर जब क्वाड को टारगेट किया गया तो इंडिया टारगेट भी हो गया. और इस साल इंडिया ही ब्रिक्स को चेयर कर रहा है, दैट मीन चेयरमैनशिप यहीं पर और वर्चुअली हुई है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ब्रिक्स स्टेटमेंट क्या क्या आई है. पहले ब्रिक्स की ओवरऑल स्टेटमेंट बोलते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला कि ग्लोबल गवर्नेंस दैट इज यूएन, वर्ल्ड बैंक और ये आईएमएफ की जो गवर्नेंस है उसको थोड़ा इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटिव बनाने की जरूरत है. सभी कंट्री पार्टिसिपेट करें, सभी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन हो और इंक्लूसिव हो. अभी क्या है, कुछ कंट्रीज का ग्रेटर से है. अब मैं इसमें आपको एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ले सकती हूँ. जैसे वर्ल्ड बैंक में कोई भी डिसीजन लेने के लिए एटलीस्ट 75% मेंबर शुड एग्री. अब इसमें रिप्रेजेंटेशन चाहे 195 कंट्रीज का क्यों ना हो, मतलब आपको लगेगा मल्टीलैटरल है क्योंकि 195 कंट्रीज आर बीइंग पार्ट ऑफ दिस, 193 टू 195, बट 75% वोट शेयर आना चाहिए, तभी जाके ना मतलब कि कोई भी डिसीजन मतलब रिफॉर्म एंड गवर्नेंस पॉसिबल है आपका WTO में. आई एम टॉकिंग अबाउट WTO इन हियर. अब यहाँ पे 75% वोट शेयर होगा तभी क्या होगा, गवर्नेंस में रिफॉर्म पॉसिबल है. बट इन दिस 17% वोट तो यूएस के पास ही है, राइट ना, मोर देन 15%. दैट मीन्स कोई भी डिसीजन लेने के लिए यूएस का होना बहुत जरूरी है. आप ऐसे समझ लें, ये आपका सर्कल हो गया और इतने लोगों का एग्री करना जरूरी है इन ऑर्डर टू टेक डिसीजन. इतने लोगों का एग्री करना जरूरी है, बट यूएस के अकेले के पास इतना वोट शेयर है. दैट मीन्स जब तक यूएस नहीं आएगा, अगर यूएस अकेलौता भी ना बोल देता है तो डिसीजन तो नहीं माना जाएगा ना, डिसीजन विल नॉट बी टेकन, because of which some dominant country dominate the governance, and that is against what US, China, India is China and India are against, because western countries dominate करती है. सेम कंडीशन UNSC में 5 कंट्रीज को परमानेंट स्टेटस दे रखा है, उनकी वीटो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई आवर करंट ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल इज नॉट इंक्लूसिव. अपने आंसर को एग्जाम्पल के साथ एनरिच करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेन एवर यू आर मेकिंग अ पॉइंट, प्लीज गिव एग्जाम्पल एंड हाईलाइट दैट एग्जाम्पल. दैट विल क्रिएट ए इमेज ऑफ यू कि आप बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग है और आप कैसे डायमेंशंस को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो दीज आर 2 एग्जाम्पल आई हैव गिवन, और प्लीज इस एग्जाम्पल को कोड करें अपने आंसर्स में. ना मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी रिस्पॉन्सिव होती है. पहला तो ये स्टेटमेंट थी, और ब्रिक्स स्टेटमेंट को आप कहीं भी लिख सकते हैं ऑन गवर्नेंस ऑफ मल्टीलैटरल रिफॉर्म कि ब्रिक्स स्टेटमेंट ही आई थी और हमें एग्जैक्टली यही चाहिए. इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटिव चाहिए, रिस्पॉन्सिव, एक्शन ओरिएंटेड और सोल्यूशन ओरिएंटेड चाहिए, कि ऐसे ना हो कि सिर्फ बातें कर रहा हो और काम बिल्कुल ना हो, सोल्यूशन नहीं है उसमें. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद करंटली WTO. यहाँ पे एग्जाम्पल डालूं कि बहुत टाइम हो गया है WTO इज नॉट एबल टू ब्रिंग कंसेंसस, बिकॉज मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पाता, इसलिए एक्शन नहीं हो पाता और सोल्यूशन नहीं हो पाता. देन this should be based on principle of international law and spirit of mutual respect. जैसे हमारी UNSC का चार्टर है, it talked about mutual respect होनी चाहिए, collaboration से काम करना चाहिए. So these are what? These are in principles of international law. Solution innovative होने चाहिए, inclusive होने चाहिए. ये ऊपर वाली स्टेटमेंट रिपीट कर दी, innovative होना चाहिए. नेक्स्ट है, आप इंडिविजुअल स्टेट्स की कैपेसिटी को डेवलप करो इंस्टेड ऑफ बीइंग इंटरफेरेंस नहीं होने चाहिए. जैसे अफगानिस्तान है, राइट. एग्जाम्पल देते जाओ, आपके पास जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आप जितना एग्जाम्पल दोगे उतना ही आपका आंसर क्या होगा, इट विल बी 1 स्टेप अहेड. अब अफगानिस्तान में क्या है, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस इंटायर गवर्नेंस इज बीइंग ब्रॉट टू हील. अब सभी क्या कर रहे हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट सो दैट वो खुद काम कर सके. और थोड़ी पीपल सेंटर्ड होनी चाहिए गवर्नेंस. एवर सिंस UNDP की 1995 की रिपोर्ट आई थी, इट हैज बिकम क्लियर दैट डेवलपमेंट शुड बी वोवन अराउंड पीपल देन बीइंग पीपल वोवन अराउंड डेवलपमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि आपके NCERT में लिखी हुई है, और आप उसको जितना क्रिएटिवली यूज करेंगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे. Now let's move ahead. ब्रिक्स को समझते थोड़ा. ब्रिक्स is a grouping of world leading economy, that is Brazil, Russia, India, China, South Africa.
आई एम बीइंग रिपीटिंग दिस फॉर पास्ट 3 days. अब तक आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि ये जो टर्म है वो जिम ओ'नील ने 2001 में कॉइन की थी, who was the chairman of Goldman Sachs at that time. And BRICS summit was actually like first summit took place in Yekaterinburg, Russia 2009. 2009 में it was let down and South Africa, but 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया. उसके बाद ये ब्रिक्स बन गई. उससे पहले ब्रिक हुआ करती थी, साउथ अफ्रीका के बाद ये ब्रिक्स बन गई. और लाइक एक इनके एक्रोनिम से ही आप इनके मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड दी और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दे अकाउंट फॉर 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 30% ऑफ जीडीपी एंड ऑलमोस्ट $4 trillion कंबाइंड फॉरेक्स. अब थोड़ा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म समझ लेते हैं. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस दैट देयर इज अभी एग्जिस्टिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है. इंस्टेड चेयरमैनशिप रोटेट्स एनुअली अमंग द मेंबर इन दी ऑर्डर ऑफ एक्रोनिम. पहले ब्राजील के पास है तो रशिया के पास जाएगी. जैसे 11th समिट ब्राजीलिया में थी तो 12th कहाँ जाएगी, रशिया के पास हुई थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी बिकॉज कोविड तब तक हो चुका था. देन अब उसके बाद किसकी बारी, इंडिया. दैट्स वाई दिस ईयर समिट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, राइट. तो ये आपका ब्रिक्स का आपने इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर समझ लिया. विद दिस अब इंटरनेशनल अफेयर हो गए. अब आप मुझे देंगे सवालों के जवाब. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ 5 member countries. Members include Russia, Indonesia, South Africa, China and Brazil. अब 5 member countries तो हैं. जरा मेंबर्स को ध्यान से देखिए. इससे बन तो ब्रिक्स रहा है बट इंडोनेशिया नहीं है, इंडिया है. और आप इस सवाल को कैसे दे सकते थे, ऑब्वियसली ब्रिक्स में इंडिया है और जहाँ पे इंडिया है वो ऑर्गेनाइजेशन तो आपको याद ही रहनी चाहिए ना, राइट. सो इंस्टेड ऑफ इंडोनेशिया, इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो आपको 2 को काट देंगे यहाँ से, बचा 1 only and 3 only. तो 5 member countries तो ट्रू है, दैट मीन्स 1 only होना चाहिए. बट अपनी सिक्योरिटी के लिए 3 भी देख लेते हैं. इट वॉज फाउंडेड इन 2009. अरे ये तो ठीक है, इट वॉज फाउंडेड इन 2009 बाय फोर्टलेजा डिक्लेरेशन. यहाँ से गलत हो जाता है. नो, येकातेरिनबर्ग डिक्लेरेशन से ये बनी थी. दैट्स ऑल. स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग एंड यूर राइट. आपका जो ए है वो आंसर है. विद दिस वी आर डन विद टुडेज करंट अफेयर. आई होप यू गॉट अ लॉट आउट ऑफ दिस और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करे. एंड इफ यू फील like this, then stay connected to us. Stay healthy, stay happy, stay connected to A-Cube IAS.